अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर की न्यू बुक के 4th चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कहते किसको हैं असल में? देखिए, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे पास किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को डाटा कहा जाता है। और जब कभी भी उस डाटा को आप किसी दूसरे पर्सन से या किसी भी डिवाइस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये पूरा सेटअप, ये जो प्रोसेस होता है, ये डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी डाटा कम्युनिकेशन का आसान ज़बान में मतलब होता है कि एक डिवाइस या वो पर्सन जिसके पास डाटा मौजूद है, उससे किसी दूसरे पर्सन के पास डाटा को ट्रांसफ़र करना, ये पूरा प्रोसेस जो होता है डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो सबसे पहले इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर आगे चल करके इसके फर्दर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो डाटा, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी जो है चीज़ के फैक्ट्स को या किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि रॉ हो और जो अनप्रोसेस हो, उसको डाटा कहा जाता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट, प्रोसेसिंग या सॉर्टिंग का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बच्चों के जो मार्क्स हैं, उन मार्क्स को अगर आप तरतीब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो वही अरेंजमेंट के बाद वही डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। जब तक डाटा अरेंज नहीं होता, वो फैक्ट्स बिना किसी प्रोसेसिंग के हों, तो वो सिंपल डाटा या रॉ डाटा कहलाता है। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब एक प्रोसेस जिसकी मदद से डाटा सेंडर और रिसीवर के दरमियान ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जब कभी भी कोई सेंडर अपने पास से डाटा को ट्रांसमिट करता है किसी दूसरे रिसीविंग डिवाइस के ऊपर, तो वो जो सेंडिंग ऑफ डाटा होता है उसके लिए एक टेक्निकल टर्म डाटा ट्रांसमिशन भी यूज़ की जाती है। और जब डाटा रिसीव करता है दूसरे एंड पर जो बंदा, तो वो डाटा रिसीविंग कहलाती है। जो भी डाटा हम भेजते हैं हमारे पास, वो दो में से किसी एक सिग्नल्स की मदद से सेंड किया जा सकता है। या तो डाटा की सिग्नल के एतबार से एनालॉग सिग्नल्स की टाइप होती है, या डाटा डिजिटल सिग्नल्स पर सेंड किया जाता है। इन दोनों सिग्नल्स में फ़र्क क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं फिज़िकली तौर पे, और इनकी कोई रेंज फिक्स नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। इसी तरह जब इंसान बात करते हैं, तो आप अपने गौर करें कि आपके बोलने का जो प्रोसेस है, उसमें आपकी अल्लाह ताला ने जो मुंह में ज़बान दी हुई है, वो ज़बान सिर्फ वाइब्रेट करती है ऊपर नीचे की तरफ। उस वाइब्रेशन की मदद से आपके आसपास मौजूद हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करने की वजह से इस तरह की, जैसे यहाँ पे एक साइन वेव नज़र आ रही है, इस सूरत में वो वाइब्रेट करते हुए बाहर निकलते हैं, और आपके मुंह से जो भी आप बोल रहे होते हैं वो सारी आवाज़ दूसरों तक पहुंचती है। अगर आपके पास ज़बान ना हो, तो यही हवा, इसके अंदर आप ये ख़ास तरंग या जिसको वेव्स कहते हैं, ये आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप बात नहीं कर सकते। और अगर आपके इर्द गिर्द हवा ही ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप स्पेस में चले जाएं, तो जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पे वैक्यूम है। तो वैक्यूम में वहाँ पे हवा नहीं है, तो वहाँ पर आप अगर ज़बान को हिलाएंगे भी, तो वहाँ आप कुछ बोल नहीं सकते। तो जनाब, एनालॉग सिग्नल्स का मतलब होता है वो सिग्नल्स जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी करते हैं, और इन सिग्नल्स की मदद से आप मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स फ़िज़िकल सिग्नल्स होते हैं। जैसे साउंड की मिसाल दी हमने आपको, इसी तरह से इनका इस्तेमाल जो होता है वो मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ही मेजरमेंट के लिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में गैस का मीटर लगा होगा, तो वो एक एनालॉग डिवाइस है, क्योंकि वो एक फ़िज़िकल सिग्नल को कि कितनी गैस उसके अंदर से ट्रांसफ़र हुई है उसको मेजर करता है। जब ज़्यादा गैस इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ज़्यादा गैस का बिल आएगा, तो ज़्यादा गैस उसमें से पास आउट होगी, उसके ज़्यादा डायल्स घूमेंगे, तो वो ज़्यादा मेजरमेंट होगी। इसी तरीके से आपके पास लाइट की, साउंड की और प्रेशर की मेजरमेंट के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, या जो टेम्परेचर मेजर करने का जो थर्मामीटर होता है पुराना वाला, तो वो सब के सब एनालॉग डिवाइसेस हैं। थर्मामीटर की आप मिसाल ले लें, जब आप उस जो पुराने वाले हमारे पास, एक तो डिजिटल थर्मामीटर्स भी होते हैं अब आजकल, तो पुराने हमारे पास जो थर्मामीटर होते थे एनालॉग, उसके अंदर एक रेड कलर का केमिकल होता था, इथाइल अल्कोहल। उसकी मदद से आप जो है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स के बाद हमारे पास दूसरे सिग्नल्स जो आते हैं, जो कि इस तरह से ब्लॉक वेव फॉर्मेट में डिस्प्ले किए जाते हैं, इनको कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स के साथ डिस्क्रीट का वर्ड भी यूज़ होता है, क्योंकि ये
जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के दो ऑन एंड ऑफ पल्सेस की मदद से जनरेट किए जाते हैं। तो गोया डिजिटल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की एक्चुअली दो कंडीशंस होती हैं, ऑन एंड ऑफ, और इन इम्पल्सेस की मदद से जो भी हम डाटा की जो ट्रांसमिशन करते हैं वो सारी डिजिटल ट्रांसमिशन कहलाती है और वो सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। इन दोनों सिग्नल्स में खूबियाँ कुछ यूँ हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं, यानी कि लगातार जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कॉन्टीन्यूसली आपको सुनाई देगी, और कभी मैं ज़्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ या कभी मैं स्लो, यानी पिच चेंज हो रही होगी वर्डिंग्स और टॉपिक्स के एतबार से। तो ये जो है ना कॉन्टीन्यूसली वेरी करते रहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स में इम्पल्सेस होती हैं, वो कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म में यानी कि ब्लॉक फॉर्मेट में 0-1 के पैकेट्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की कोई रेंज फिक्स नहीं होती है, चेंज कर सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स आपको कहा अभी कि इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 या फिर 1। एनालॉग सिग्नल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, साथ में आप कोई म्यूज़िक भी जो है ना सुनना शुरू कर दें, तो दोनों चीज़ें मिक्स होकर के एक आपको अलग ही कव्वाली वाली आवाज़ सुनाई देगी, लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो एनालॉग सिग्नल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सकती है आसानी से, डिजिटल सिग्नल्स में इतनी ईजिली डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप अपना कंप्यूटर देख लें, ये एक डिजिटल डिवाइस है, इसके अंदर जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है एक ऑब्जेक्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो डिजिटल सूरत में होती है। अब आप इसके इर्द गिर्द कितना भी गाना गा लें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी प्रोसेसिंग पे। तो डिजिटल सिग्नल्स इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होते। इसी तरीके से आप डिजिटल सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन साइन वेव की मदद से करते हैं, और डिजिटल वेव्स जो होती हैं उनको स्क्वायर वेव से, और एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो साइन वेव से शो किए जाते हैं। अभी जो बुक में आपकी जो पिक्चर दी हुई थी ऊपर एनालॉग सिग्नल्स की, तो ये जो वेव्स बनी हुई हैं ये सारी वेव्स साइन वेव्स कहलाती हैं, और ये जो नीचे जो स्क्वायर शेप्स दिए हुए हैं ये सारी स्क्वायर वेव्स कहलाती हैं। तो ये इनको रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। अच्छा भाई, इसी तरह से डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उनकी रेंज जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, वो डिजिटल डिवाइसेस ही के दरमियान रहते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनकी रेंज इनसे ज़्यादा होती है, और उनको बूस्ट करके इनको और ज़्यादा दूर तक लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब हम डाटा की ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें डाटा की मेजरमेंट के लिए कि कितना डाटा हमने पर सेकंड सेंड किया है उसके लिए दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते हैं। एक मेजरिंग यूनिट कहलाता है हमारा डाटा रेट या बिट रेट, और दूसरा जो मेजरिंग यूनिट होता है डाटा ट्रांसमिशन का वो बाउड रेट कहलाता है। तो याद रखिएगा, डाटा कम्युनिकेशन में ये दो मेजरिंग रेट जो होते हैं वो सिग्नल्स कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? जो हमारे पास सबसे पहला जो मेजरिंग यूनिट है डाटा रेट या बिट रेट, उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितने बिट्स पर सेकंड में सेंड किए हैं, यानी जितना एक सेकंड के अंदर 0 और 1 के बिट्स ट्रांसफ़र होंगे वो जो मेजरमेंट होती है वो कहलाती है बिट रेट या डाटा रेट। आप नॉर्मली तौर पे जब कभी भी इंटरनेट कनेक्शन अगर लगवाते हैं अपनी यहाँ, तो आप उसकी स्पीड चेक करते हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं? आपका पैकेज होता है तो 1 MB का होता है, 2 MB का होता है, तो वो जो MBPS होता है उसका फुल फॉर्म ही यही होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो एक सेकंड में कितने मेगाबिट्स सेंड कर रहा है, कितने किलोबिट सेंड कर रहा है, तो वो सब जो है उसकी डाटा की सेंडिंग की मेजरमेंट स्पीड होती है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो मेजरिंग यूनिट होता है डाटा कम्युनिकेशन में वो कहलाता है बाउड रेट। बाउड रेट की मदद से हम ये मेजर करते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितना सिग्नल चेंज आया या कितने सिग्नल्स ट्रांसफ़र किए गए। तो सिग्नल ट्रांसमिशन कितनी हुई एक सेकंड के अंदर, उसकी मेजरमेंट के लिए बाउड रेट यूज़ किया जाता है। अब जहन में रहे कि एक सिग्नल जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक बिट से कंप्राइज हो, एक सिग्नल एक से ज़्यादा मल्टीपल बिट्स का भी हो सकता है, यानी कि एक सिग्नल एक से ज़्यादा बिट्स भी कैरी कर रहा होगा। तो ये समझ लें कि बाउड रेट जो होता है अल्टीमेटली वो एक बड़ा मेजरिंग यूनिट होता है। जैसे कि आप वज़न लेते हैं तो नॉर्मली तौर पे किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं उनका वज़न किलोग्राम के बजाय टनों में लिखा जाता है कि भाई ये हवाई जहाज़ जो है ये इतने टन का है। तो हवाई जहाज़ के साथ ये नहीं लिखा होता कि इसका वज़न इतने किलोग्राम्स का है, टन का, क्योंकि टन एक बड़ा मेजरिंग यूनिट है। तो बाउड रेट जो होता है वो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, और एक सिग्नल एक से ज़्यादा मल्टीपल बिट्स का भी हो सकता है। तो जब कभी कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल्स की ट्रांसमिशन मेजर की जाती है तो उसे बाउड रेट पे करते हैं, और अगर आप सिंपल डाटा की ट्रांसमिशन मेजर करते हैं तो उसे आप करते हैं डाटा रेट या बिट रेट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्नल टू नॉइस रेशो, जिसको SNR भी कहा जाता है।
अक्सर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो हमारे पास जो म्यूज़िक कंपोजिशन के जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनके साथ एक ये वर्डिंग ज़रूर लिखी हुई होती है जिसको SNR कहा जाता है। SNR का मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो, यानी जो भी हमने अपनी डाटा कम्युनिकेशन की है, जो भी डाटा हमने या जो सिग्नल्स भेजे हैं, उन सिग्नल्स के साथ बैकग्राउंड में कितनी नॉइस है। नॉइस समझ लीजिए शोर शराबे के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो बिल्कुल अगर आपके सिग्नल के साथ कोई दूसरा सिग्नल इंटरफेयर कर रहा है तो वो चीज़ नॉइस कहलाएगी। जैसे मेरे लेक्चर के दौरान कोई अच्छी सी आप म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें तो मेरे जो ये एनालॉग सिग्नल है ऑडियो लेक्चर के, इसके साथ साथ वो वाले म्यूज़िक के सिग्नल्स इंटरफेयर करेंगे, एक नई किस्म की कव्वाली बनेगी, तो वो क्या कहलाएगी, बैकग्राउंड नॉइस कहलाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग प्ले करूँगा तो उससे क्या होगा, आपको मेरे आवाज़ के साथ साथ बैकग्राउंड की एक नॉइस सुनाई दे रही होगी, लेक्चर की क्लियर वर्डिंग समझ में नहीं आएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम जो है मुख्तलिफ जो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं उनकी जो है क्वालिटी का पता चलता है इस SNR की मदद से। अगर ज़्यादा नॉइस जनरेट कर रही है कोई डिवाइस तो उसका मतलब कि ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इससे सिग्नल जो होते हैं आपके वो जब ट्रांसमिट होंगे तो आपकी वॉइस क्लियर जो है नहीं जाएगी। अच्छा, आपने मुख्तलिफ किस्म के माइक्स देखे होंगे। अब जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक माइक्रोफोन के ऊपर, इसी तरीके से जो प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो कि म्यूज़िक स्टूडियोज़ वगैरह में काम करते हैं तो उनके जो माइक्स होते हैं बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो जो उनका जो सेटअप होता है वो इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि वो काफ़ी महंगा सेटअप होता है और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो इस नॉर्मल हैंड्स फ्री के या आपके नॉर्मल जो माइक्रोफोन होता है उससे ज़्यादा बेहतर होती हैं। उनकी SNR बहुत कम होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नियरेस्ट करीब में साउंड होती है उसको ज़्यादा कैप्चर करते हैं और बैकग्राउंड की नॉइसेस को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो है टॉपिक वो कहलाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले तो वो डिवाइस जिसकी मदद से आप डाटा सेंड करेंगे, फिर दूसरी चीज़ वो डाटा जो आप सेंड करेंगे, फिर तीसरी चीज़ वो बंदा जिसको डाटा या वो डिवाइस जिसको डाटा आपने सेंड किया है, फिर साथ में वो मीडियम जिसके ज़रिए डाटा सेंड किया गया है, और सबसे आखिरी चीज़ प्रोटोकॉल। तो ये कुल मिलाकर के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके मिलने से कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। अब एक एक की वजाहत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है मैसेज। मैसेज का मतलब डाटा समझ लें, या डाटा या इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ जिसको ट्रांसफ़र करना है, कम्युनिकेट करना है, उस इन्फॉर्मेशन को हम मैसेज कहते हैं। मैसेज को जिस डिवाइस से भेजा जाता है उसको सेंडिंग डिवाइस कहा जाता है या सेंडर कहा जाता है। इसी तरह से जिस डिवाइस पर ये सारी कम्युनिकेशन रिसीव की जाती है उसको हम रिसीवर कहते हैं। अब यहाँ पर मैं लैपटॉप पे अब आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जो है लैपटॉप जो है हमारा ये एक सेंडिंग डिवाइस है। इसी तरीके से आप अपने जो है मोबाइल फ़ोन पर या कंप्यूटर पर जहाँ पर भी मेरा लेक्चर रिसीव करेंगे तो वो आपका जो डिवाइस होगा वो रिसीविंग डिवाइस कहलाएगा। अब हमारे दरमियान जो ये जो कम्युनिकेशन हुई है डाटा की, जो मैंने आपको लेक्चर ऐसा मैसेज सेंड किया है, एक वीडियो लेक्चर है, तो ये लेक्चर आप तक पहुंचा कैसे? तो ये जिन रास्तों से होता हुआ गुजरा है उन रास्तों को मीडियम कहते हैं। तो अब हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडियम्स होते हैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो या तो वायरलेस होते हैं या फिर वायर्ड मीडियम होते हैं, यानी या तो तारों के ज़रिए या बिना तारों के हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र होती है। अब उसके बाद 5वीं और जो आखिरी चीज़ जो कि सिस्टम को कंप्लीट करती है वो हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है वो रूल्स और प्रोसीजर्स जिनकी मदद से 2 कंप्यूटर्स के दरमियान या 2 डिवाइसेस के दरमियान डाटा का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास भी अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल है और मेरे पास भी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो फिर ही हम दोनों व्हाट्सएप के ज़रिए डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब मैं अगर आपसे व्हाट्सएप के ऊपर लेक्चर सेंड करूं या कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं और आपके पास व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं है तो मैं आपको वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो प्रोटोकॉल समझ लें कि एक एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और एक वो जनरली यूनिफॉर्म कोड्स होते हैं जिनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह डाटा की रिसीविंग और सेंडिंग को पॉसिबल बनाया जाता है। अब अगर ये प्रोटोकॉल्स दोनों जगहों पर डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी। तो ये 5 चीज़ें आपकी मिलेंगी, कंप्लीट होंगी तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन सिस्टम की क्वालिटी कैसी है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, इसको 3 चीज़ें डिफाइन करती हैं, उन्हें प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं।
अगर कम्युनिकेशन सिस्टम ये 3 बातों पर पूरा उतरता है तो ये बहुत ही अच्छा है, गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है। और अगर इन 3 में से किसी एक चीज़ की भी लैकिंग होती है तो वो एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं कहलाएगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिलीवरी, यानी कि आपका जो मैसेज है या जो डाटा है उसको लाजमी है कि वो आपका ट्रांसफ़र हो। अगर मैं यहाँ से मैसेज सेंड करता हूँ, कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ और वो मेरे डिवाइस से सेंड ही नहीं होता, या मैंने सेंड कर दिया आपको रिसीव ही नहीं हुआ, तो मैं ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा तो बिल्कुल नहीं कह सकता। ऐसा सिस्टम तो फेल्ड सिस्टम कहलाएगा कि ये तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। सेकंड चीज़ हमारे पास जो इम्पोर्टेंस रखती है कि डिलीवरी के बाद कि भाई डाटा अगर सेंड कर रहा है तो साथ साथ इसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम में कि एक्यूरेट सेंडिंग करें, यानी जिस एड्रेस पर डाटा भेजा गया है उसी एड्रेस के ऊपर डाटा रिसीव भी हो। ठीक है भाई, कहीं गलत जगह पे वो डाटा सेंड ना कर दे। अब फ़र्ज़ करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के ज़रिए और वहीं पे उनके सुपरवाइज़र भी मौजूद हैं। अब अगर एक एम्प्लॉय ने जो है ना अपने बॉस की चोगली वोगली लगाई और उनके बारे में कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्म गुफ्तगू करके सेंड करी, और अब उसने जो है ना वो तो अपनी कुलीग को सेंड करी है लेकिन वो पहुंच गई डायरेक्ट सुपरवाइज़र के पास, तो कैसा मज़ा आएगा अगर वो इन्फॉर्मेशन सारी वहीं खुल गई और गलती से फिर बाद में नेटवर्क बोले भाई माफ़ कर देना गलती हो गई, उधर डाटा चला गया, तो उससे आपका तो फिर ब्रोस बन जाएगा यकीनन वहाँ पे। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यानी कि जिस एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए वहीं पर जाए, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की। तीसरी चीज़ टाइमलीनेस, वक्त पर कम से कम वक्त में डाटा का ट्रांसफ़र करना, या बिल्कुल वक्त पर यानी जितना टाइम उसका नॉर्मली लगता है उस रास्ते में डाटा को ट्रांसफ़र करने में, तो वो जो चीज़ अगर कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी करता है तो उसे टाइमलीनेस कहते हैं, यानी वक्त की पाबंदी कह लीजिए। अब अगर स्कूल का टाइम है आपका सुबह 8 बजे से जो है 2 बजे तक का और आप पहुंच रहे हैं स्कूल 10-11 बजे, तो आपकी तो ज़रूर फेंटी लगेगी फिर सही वाली। तो वक्त पर पहुंचेंगे तो डाटा की ट्रांसमिशन भी सही होगी, वरना उस कम्युनिकेशन का या ट्रांसमिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 3 चीज़ें डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस, ये एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की खूबसूसियात होती हैं। तीनों में से एक भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए ये, वरना जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं कंसीडर होगा। अब उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडियम से रिलेटेड, कि जब हम इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजते हैं तो वो जिन रास्तों से होकर जाती है उनको हम मीडियम्स कहते हैं। मीडियम्स की जनरली तौर पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक कहलाती है गाइडेड मीडियम और एक कहलाती है अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम को हम वायर मीडियम भी कहते हैं, जिसमें तार तड़ंग का इस्तेमाल होता है और तारों की मदद से हम 2 कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को कंप्लीट करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं और एक कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट होता है, तो वो कहलाता है गाइडेड मीडिया। और अगर हमें वायर्स की ज़रूरत ना पड़े बल्कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसमिशन सेटअप क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो मीडियम यूज़ करता है उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको गाइडेड मीडियम के बारे में बताते हैं। गाइडेड मीडियम में 3 तरह के अलग अलग कम्युनिकेशन वायर्स यूज़ किए जाते हैं। एक जो होता है वो हमारा ट्विस्टेड केबल वायर कहलाता है, एक हमारी कॉक्सियल केबल्स कहलाती हैं और एक कहलाती हैं फाइबर ऑप्टिक्स। अगर इन तीनों में से मैं कहूँ फाइबर ऑप्टिक्स इन तमाम वायर्स की बादशाह है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स होती हैं वो सबसे फास्टेस्ट जो है डाटा सेंड करने की और सबसे एक्यूरेट और बाकी तमाम कम्युनिकेशन की जो क्वालिटीज़ थी वो फुलफ़िल करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। तो अगर कभी भी 2 डिवाइसेस के दरमियान फास्टेस्ट डाटा कम्युनिकेशन करनी हो तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और महंगा भी इसीलिए फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़्यादा होता है। जबकि ट्विस्टेड केबल जो होती हैं वो हमारे पास सस्ती तरीन वायर्स होती हैं, कॉक्सियल केबल एक मीडियम रेंज वायर्स होती हैं। तो जनाब अब इनकी थोड़ी सी डिटेल भी बता देते हैं। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है गाइडेड मीडियम की वो टाइप्स होती है जिसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक तार होते हैं जिनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। इस ट्विस्ट यानी कि जो चुटिया सी बनी हुई है इनकी, इन चुटिया की वजह से इनको ट्विस्टेड का नाम मिलता है। ज़्यादा नहीं मरोड़ना चाहिए इनको निकाल करके, वरना जो है कि वायर जो है बीच से ब्रेक भी हो सकता है। तो जितना इन्होंने ट्विस्ट ऑलरेडी किया हुआ इतना ही सही है, इसके साथ और आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है। इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं ट्विस्टेड केबल्स की। ट्विस्ट करने के पीछे भी पता एक रीज़न है। अगर इनको ट्विस्ट ना किया जाए, स्ट्रेट होती है ना, तो इनके अंदर डिस्टॉर्शन, इनके अंदर नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट होती है। तो ट्विस्ट करने से होता यह है कि ये मुख्तलिफ नॉइसेस को कैंसिल करने का काम करती हैं, इसीलिए इनको ट्विस्टेड वायर्स कहा जाता है। छोटे छोटे पतले पतले इनके अंदर कॉपर के वायर्स होते हैं और उन कॉपर वायर्स को ट्विस्ट करने से उनकी नॉइस रिडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसीलिए ये ट्विस्टेड पेयर्स कहलाते हैं।
इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक सस्ते वाले ट्विस्टेड पेयर और एक महंगे वाले। ऐसे मत लिखिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सस्ते वाले होते हैं इनको हम यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स कहते हैं, और जो हमारे पास थोड़े से कॉस्टली ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं उनको हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स कहते हैं। फ़र्क इनमें ये होता है कि जो अनशील्डेड होते हैं इनके अंदर तो ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। जैसे घर के अंदर अगर आपने 2-3 डिवाइसेस को लैन पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये वाला वायर बेस्ट है, सस्ता भी पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन 2-3 बिल्डिंग्स के दरमियान करनी है तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप फिर इससे बेहतर है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर लें। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि आउटसाइड नॉइसेस को या डाटा के सिग्नल्स को नॉइस फ्री और दूसरी किस्म की डिस्टॉर्शन से बचाती है, तो डाटा ज़्यादा अच्छा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो केबल नेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो केबल नेट वाले जो होते हैं वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वाला केबल यूज़ करते हैं, और जब आप घर के अंदर कभी नेटवर्किंग करें, जैसे आपके कंप्यूटर लैब वगैरह में जो नेटवर्किंग होती है वो ज़्यादातर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से कर दी जाती है। उसके बाद अगली जो टाइप है हमारे पास ट्विस्टेड के बाद वो है कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल ये आपने देखी होगी, आपके यहाँ जो केबल का तार आता है वो केबल की जो वायर होती है वो कॉक्सियल केबल कहलाती है। उसमें एक कॉपर का वायर होता है सेंटर में और उसके ऊपर बहुत सारी इंसुलेटिंग लेयर्स लगी हुई होती हैं, और उन इंसुलेटिंग लेयर्स की वजह से उसके अंदर नॉइस रिडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो अंदर का जो डाटा होता है वो बिना किसी इंटरप्शन और डिस्टॉर्शन के ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये वायर ऑब्वियसली कॉस्टली होता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डिजिटल या हमारे पास जो केबल की ट्रांसमिशन होती है टेलीविजन्स वगैरह की, उसके लिए किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि तमाम तारों की जो बादशाह है वो तो है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये आजकल की मॉडर्न एडवांसमेंट में ये कम्युनिकेशन बेइंतहा यूज़ होती है। जितने भी जो इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं या किसी भी कंट्री के अंदर भी जो इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स होते हैं मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट इदारों के दरमियान कम्युनिकेशन के, वो सारे फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर किए जाते हैं। कराची के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा इदारा भी मौजूद है, और कराची यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो आपस में फ़ाइबर ऑप्टिक्स से इंटर कनेक्टेड हैं। फाइबर ऑप्टिक्स की मैंने इतनी तारीफ़ें करी हैं तो उनकी कुछ थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स भी बता दूं। देखें, नॉर्मली तौर पर जब सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाता है तो सिग्नल जिस भी मीडियम से गुजरता है उस मीडियम की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जैसे तार है तो उस तार का मटेरियल जो है अगर कॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अच्छा डाटा ट्रांसफ़र करता है। कॉपर वायर्स का आपको पता होगा कि करंट भी बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं ये, और जो है इनकी कंडक्टेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन जितना भी मटेरियल होता है हमारे पास, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंडक्शन तो देते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। तो वो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है अक्सर वो रेजिस्टेंस हीट की वजह से क्रिएट होती है और कभी कभी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होती है। फाइबर ऑप्टिक्स इन सारी चीज़ों से पाक होता है। क्यों? क्योंकि अव्वल तो इसके अंदर ग्लास का मटेरियल यूज़ होता है, वो शीशे के छोटे छोटे जो है ना, इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स के एक वायर्स होते हैं, ये जो आपको उस पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक्स में वायर्स होते हैं ये एक्चुअली कॉपर के नहीं होते, ये ग्लास मटेरियल होता है। और ग्लास से डाटा कैसे सेंड करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स डाटा को लाइट की सूरत में सेंड करता है। अब लाइट आपको पता है कितनी फास्ट तेज़ी से मूव करती है, तो जितनी तेज़ रोशनी की स्पीड होती है उतनी तेज़ी से जो है ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डाटा रेट इसी का होता है। लॉन्ग रेंज पे डाटा इसको ये भेज सकता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है। तो इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स जो है कॉस्टली पड़ता है, लेकिन डाटा कम्युनिकेशन सेटअप क्रिएट करने के लिए सबसे आइडियल केबल होता है। तो स्मॉल स्केल पे यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए जो लार्ज स्केल इंटरप्राइज लेवल के या जो बहुत ही हसास किस्म की जहाँ डाटा बहुत ज़्यादा सेंड करना होता है तो वो उन इदारों के अंदर जो है ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जाती है। अब उसके बाद जो दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ मीडिया होता है उसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। अनगाइडेड मीडिया में तारों की ज़रूरत ही नहीं होती, बल्कि ये सिग्नल्स को वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी कि वेव्स की सूरत में सेंड करते हैं। जब डाटा को वेव्स की सूरत में सेंड किया जाता है तो वायरलेस मीडिया में 3 तरह की वेव्स यूज़ होती हैं। एक कहलाती हैं रेडियो वेव्स, दूसरी कहलाती हैं माइक्रोवेव्स और तीसरी कहलाती हैं इंफ्रारेड वेव्स। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी मदद से डाटा को बहुत आसानी से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बैक वक्त सेंड किया जा सकता है।
रेडियो वेव्स की एक तो ये खासियत होती है कि ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में से आर पार हो जाएंगी, आपकी बॉडी में से आर पार हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि ये जो है मुख्तलिफ लॉन्ग रेंज के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं, आसानी से जनरेट की जा सकती हैं, आसानी से रिसीव की जा सकती हैं, और ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। यानी कि जिस सेंडिंग एंटीना से ये रेडियो वेव्स क्रिएट होती हैं तो वो उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बल्कि चारों डायरेक्शन में उसको सेंड करता है। तो जब कोई चीज़ अगर अपने स्टार्टिंग स्पॉट से सिग्नल्स की सूरत में निकली और वो सिग्नल चारों तरफ बिल्कुल एक साथ फैल जाए तो उसको हम कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल। और वो सिग्नल जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड होता है तो वो एक सिंगल डायरेक्शनल कहलाता है। तो रेडियो वेव्स की खुसूसियत ये होती है कि ये वायरलेसली एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को क्रॉस करके भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अब इसकी मिसाल आप जैसे रेडियो सुनते हैं ना, तो पुराने ज़माने में रेडियो हुआ करते थे, आजकल के बच्चे तो रेडियो से इतना वाकिफ़ नहीं है। तो वो जो रेडियो होता था उसका आप एंटीना निकालिए और मुख्तलिफ चैनल्स ट्यून इन करते रहिए। अब आप छत पे बैठ के सुने या वॉशरूम में बैठ के सुने, सिग्नल आपको हर जगह रेडियो के मिलेंगे और हर जगह आप रेडियो की ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि रेडियो वेव्स हर जगह ईजिली एक्सेसिबल होती हैं, बिल्डिंग के अंदर भी बिल्डिंग के बाहर भी। तो ये जो है सस्ता तरीका होता है, इसकी मदद से जो है आप रेडियो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास वेव्स होती हैं जिनकी मदद से आप जो आज के दौर के जो मोबाइल्स वगैरह डिवाइसेस कम्युनिकेट होते हैं वो सारे माइक्रोवेव्स के ऊपर होते हैं। माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि एक ओमनी डायरेक्शनल नहीं होती, ये बिल्कुल साइड ट्रांसमिशन पे चलती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगी। जिन लोगों ने डिश टीवी यूज़ किया होगा या जिन्होंने डिशें देखी होंगी तो डिशों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको आप उसकी सेटिंग होती है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, आप उसको उस एंगल के ऊपर रखेंगे तो आपके पास चैनल्स कैच होंगे। अगर आपने उसको सेटिंग चेंज कर दी तो फिर वो चैनल्स कैच नहीं होते, दूसरे चैनल्स कैच होना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि जो ट्रांसमिशन हो रही होती है वो माइक्रोवेव्स के ज़रिए हो रही है, सैटेलाइट्स के ज़रिए हो रही होती है। तो इस वजह से माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो रेडियो वेव से डिफरेंट होती हैं। ये जो है एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हैं। तो जितने भी हमारे मोबाइल टावर्स वगैरह होते हैं तो आप इन पे देखें, इनके ऊपर जो बूस्टर्स लगे हुए होते हैं या जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए होते हैं वो तमाम टावर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लाइन वाइज अलाइन होते हैं। ये नहीं कि वो कंपनी वाले किसी भी जगह पर टावर खड़ा कर देते हैं, वो भी जो है पूरा मेजरमेंट करके कि कौन से एंगल पे सबसे बेस्ट रहता है तो वो लाइन टू लाइन जो है इन तमाम टावर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि उनकी मदद से माइक्रोवेव्स के ज़रिए हमारी ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सके। माइक्रोवेव्स भी जनरेशन के एतबार से दो तरह की होती हैं, एक कहलाती हैं टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स और एक होती हैं सैटेलाइट माइक्रोवेव्स। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स वो होती हैं जिनके दोनों सेंडिंग और रिसीविंग जो एंटीने होते हैं या जो ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होती हैं वो पूरी दुनिया में ही होती हैं। यानी वो टावर जिससे सिग्नल जनरेट हुआ है, जैसे मैं यहाँ से कॉल करता हूँ किसी को पाकिस्तान के अंदर ही, तो मैंने यहाँ से कॉल करी है तो वो मेरा जो नियरेस्ट टावर है पहले मेरा सिग्नल मोबाइल का डायरेक्ट वहाँ जाएगा और फिर वहाँ से वो टावर टू टावर जंप करता हुआ पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में जिसको कॉल करिए उस बंदे के नियरेस्ट टावर से फिर उसके मोबाइल तक जंप करके पहुंचेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन हुई इसमें हमारे पास दोनों जो सैटेलाइट्स मतलब जो टावर्स थे कम्युनिकेशन के वो ज़मीन पर मौजूद है। तो ये हमारी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स कहलाती हैं। एक हमारे पास माइक्रोवेव्स की टाइप्स होती हैं जो कि सैटेलाइट माइक्रोवेव्स कहलाती हैं, जो कि सैटेलाइट्स की मदद से एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रैवल करती हैं। कुछ लोगों के पास जैसे जो डिफेंस जो लोग होते हैं जो डिफेंस के अंदर काम करने वाले होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, उनके पास स्पेशल किस्म के फ़ोन होते हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट के जासूस वगैरह होते हैं उनके पास भी स्पेशल फ़ोन होते हैं, उनको सैटेलाइट फ़ोन्स कहा जाता है। वो जो फ़ोन होते हैं ना उसमें कभी सिग्नल्स ड्रॉप नहीं होते, उनको नॉर्मल जो है ना मसला नहीं होता क्योंकि वो एक स्पेशल सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि उनकी जो सैटेलाइट होती है वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है ऑर्बिट कर रही होती है। तो वो जियोलॉक ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स जो होती हैं उनकी मदद से वो दुनिया के किसी भी हिस्से में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो सैटेलाइट ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट माइक्रोवेव्स का काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे अब मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट करें अमेरिका कॉल करनी है मुझे, तो अब यहाँ से लाइन बाय लाइन टावर थोड़ी ना लगे हुए अमेरिका तक पूरे एक सीट के अंदर, तो वो कैसे फिर कम्युनिकेशन होती है। फिर यहाँ से जो ब्रॉडकास्टिंग एक जो डिश होती है वो डायरेक्ट सिग्नल को एक सैटेलाइट के ऊपर ट्रांसफ़र करती है। वो सैटेलाइट फिर उस सिग्नल को दूसरी सैटेलाइट के ज़रिए अमेरिका के अंदर जो रिसीविंग सैटेलाइट होगी, रिसीविंग जो डिश होगी, उस एंटीने तक वहाँ पर वो सिग्नल को भेजेगी। फिर उसके बाद वो टावर टू टावर होकर के उस डेसिग्नेटेड पर्सन तक जाएगा। इतना लंबा फासला तय करना होता है, काम तो ये जल्दी हो जाता है स्प्लिट सेकंड्स के अंदर, लेकिन चूँकि सिग्नल में कम्युनिकेशन डिवाइसेस बहुत सारे यूज़ हो रहे होते हैं इसीलिए जो आपकी इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं वो उस वजह से महंगी होती हैं क्योंकि वो उन सैटेलाइट्स के ज़रिए
ट्रांसफ़र हो रही होती हैं तो उनको वहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आपकी बुक में भी एक छोटी सी डायग्राम बना करके ये समझाया गया है कि किस तरीके से एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है काम करती है। बस ये सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के ऊपर नहीं है, ये दुनिया से ऊपर आसमान के ऊपर ये तैर रही है। तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं ये वेव्स बहुत ही वीक वेव्स होती हैं, ये रेडियो वेव्स से भी ज़्यादा इनकी पेनिट्रेशन कम होती है। ये तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, यानी दीवार के आर पार नहीं जा सकती। इनकी बेहतरीन मिसाल आपका टीवी का रिमोट है। आप टीवी के सामने बैठेंगे, बटन दबाएंगे तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कहीं नीचे से दूसरे कमरे से जो है ना चैनल चेंज कर लें, तो ऐसा उसमें नहीं होता। तो वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। इसी तरह कुछ मोबाइल के अंदर भी डाटा कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड पोर्ट दी हुई होती है। इंफ्रारेड की मदद से भी आप उसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड मैकेनिज्म जो होता है वो एक छोटी सी एलईडी को यूज़ करता है डाटा को सेंड करने के लिए, और एक फोटो डायोड जो है एलईडी का ही अपोजिट होता है, जो कि लाइट को रिसीव करके सिग्नल को रिसीव करता है। तो वो टीवी में लगा हुआ होता है। तो आप अपने टीवी के रिमोट को देखें, उसके आगे एक छोटा सा आपको बल्ब नज़र आएगा, तो एलईडी बल्ब होता है। और जब आप बटन दबाते हैं तो उससे एक लाइट की इम्पल्स जनरेट होती है इंफ्रारेड की, जो कि आपको आम आँख से तो नज़र नहीं आती, लेकिन वो टेलीविज़न के अंदर जो फोटो डायोड लगा हुआ होता है उसको वो महसूस हो जाती है, और वो उससे जो है सिग्नल को रिसीव करके चैनल चेंज कर देता है। तो कमज़ोर वेव्स होती हैं और ये शॉर्ट रेंज डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। कोई छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस का इसको इस ज़रिए क्रिएट किया जा सकता है। तो ये होती हैं वायरलेस इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है, आज लास्ट टॉपिक बस ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स तक रखते हैं, फिर उसके बाद आपको बाकी की नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा अब ये है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स कह लें कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बीमारियों के नाम होते हैं जिनकी मदद से जो है जिनकी वजह से डाटा की जो कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल वैसे नहीं हो पाती जैसा उसको नॉर्मली तौर पे होना चाहिए। जैसे अगर आपको नज़ला, खांसी या बुखार में से कोई चीज़ हो जाए तो आपकी आवाज़ फिर जो है ना चेंज हो जाती है और आपकी टोन भी जो है ना अलग ही पता चल रहा होता है कि आप बीमार हो गए, तो वो आपके अंदर इम्पेयरमेंट आ जाती है। इसी तरीके से जो है इनको भी नज़ला, खांसी और बुखार हो जाता है सिग्नल्स को, तो जो है ना ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स कहलाती हैं। तो आपके सिग्नल्स के अंदर जो अगर कभी भी सेंडिंग और रिसीविंग साइड पर डाटा सही, यानी जिस तरह की जिस क्वालिटी का डाटा सेंडर ने भेजा है, अगर उस क्वालिटी का डाटा रिसीव ना हो तो इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स डिफेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो इन डिफेक्ट्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं सिग्नल एटेन्यूएशन। तो सिग्नल एटेन्यूएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने सेंडर ने जो सिग्नल भेजा है वो सामने वाले के पास, रिसीवर के पास पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही अपनी एनर्जी इतनी लूज़ कर जाए कि या तो वहाँ तक पहुँच ना सके या बहुत ही वीक सिग्नल पहुँचे। तो अक्सर हम कॉल पे जब किसी से कनेक्टेड होते हैं तो कहते हैं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज़ महसूस नहीं हो रही। सामने वाला कह रहा है मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ को क्या हुआ, मैं तो सही बोल रहा हूँ, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो इसकी वजह होती है सिग्नल एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन की वजह से रास्ते में, जैसे मैंने अभी बताया था जब मैंने मीडियम्स के बारे में बताया, कि जो कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, वायर की रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो डाटा होता है ना वो रास्ते में ट्रैवल करते वक्त मीडियम में अपनी एनर्जी खो देता है। तो फिर उसको जो है ना कुछ जूस वूस पिलाना पड़ेगा आपको ताकि उसकी एनर्जी बूस्टअप हो जाए। तो लफ्ज़ बूस्टर आपने सुना होगा, तो वो, या एम्पलीफायर आपने सुना होगा। तो बूस्टर और एम्पलीफायर का काम यही होता है कि एक सिग्नल जो कि आपके सेंटर से आते आते एक पॉइंट तक वीक हो गया है, उस सिग्नल को दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड करके, स्ट्रॉन्ग करके आगे लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन के काबिल बनाया जाए। तो एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को बूस्ट करके लॉन्ग रेंज पर सेंड करते हैं। तो ये चीज़ जो है, अगर आपकी एनर्जी लॉस की वजह से सिग्नल सही नहीं आ रहे हैं और ड्रॉप हो रहे हो तो उसको सिग्नल एटीन्यूएशन कहते हैं। और एम्पलीफिकेशन की मदद से इस एटीन्यूएशन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। दूसरी जो हमारे पास इम्पेयरमेंट की टाइप होती है उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल, यानी कि किसी भी सिग्नल को जब आपने सेंड किया है तो जिस हालत में उसको सेंड किया है वो सामने पहुंचते पहुंचते उसके हाथ पैर ऊपर नीचे हो जाएं, तो वो जो आपके पास तस्वीर पहुंचेगी या जो आपके पास जो भी डाटा पहुंचेगा तो वो समझ से बाहर होगा। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि अक्सर कभी कभी हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स का कंपोजिट होते हैं।
तो जब कंपोजिट सिग्नल होता है जिसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की 2-3 चीज़ें कंपाइल हुई होती हैं, जैसे एक म्यूज़िक की मिसाल ले लें, उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स यूज़ होती हैं और मुख्तलिफ़ साउंड्स मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ की जो एक ही जगह कंपोजिट करके गाने का जो सिग्नल भेजा गया है, उसमें अगर आपको कोई पार्ट पहले रिसीव हो, कोई पार्ट बाद में रिसीव हो, तो आपको वो जो ओवरऑल रिदम होता है गाने का वो महसूस नहीं होगा और आपको समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे ये क्या अजीब से जो है ना मुझे नॉइस मिल रही है, या ये अजीब सी जो है ना पार्ट समझ नहीं आ रहे। तो वो जो प्रॉब्लम होती है इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है भाई, तो इस डिस्टॉर्शन की वजह से सिग्नल्स का शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने की वजह से कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाती। जैसा डाटा आपने भेजा होता है डाटा वैसा रिसीव नहीं हो रहा होता। तस्वीरें या कोई भी अगर पिक्चर होगी तो उसके कंपोनेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे, तो वो एक जिक्सॉ पजल जैसा दिखेगा। वो आपको जब तक आप उसको अरेंज नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो ये इम्पेयरमेंट जो होती है वो डिस्टॉर्शन कहलाती है और इसकी वजह जो होती है वो मीडियम होता है और मीडियम के अंदर जो चीज़ ट्रैवल कर रही होती है सिग्नल की, उसके कंपोनेंट्स अगर आगे पीछे हो जाएं, कंपोजिट ना रहें, तो वो फिर डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक किस्म के सिग्नल्स के साथ जो 2-3 जो बैकग्राउंड का जो शोर होता है वो अगर मिक्स हो जाए तो वो फिर सिग्नल में नॉइस क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा कोई भी अनवांटेड सिग्नल जो आपके डेजिग्नेटेड ओरिजिनल सिग्नल के साथ मिक्स होकर के ट्रांसमिशन में जो बेज़ाब्तगी क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं नॉइस। ठीक है भाई, नॉइस की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, क्रॉस टॉक नॉइस होती है, थर्मल नॉइस होती है। तो ये सारी किस्म की नॉइसेस जो क्रिएट होती हैं, एक इंड्यूस नॉइस भी होती है। तो ये सारी नॉइस आपके ओरिजिनल सिग्नल और उसकी क्वालिटी को डैमेज करती हैं। अब उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस और उनके फिर आगे नेटवर्किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।